हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। क्या है इस वीडियो का टाइटल कि भैया स्टूडेंट से साहब बनने की डेट आ चुकी है। क्या बोला मैंने? स्टूडेंट से साहब बनने की डेट आ चुकी है। सर क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? देखिए अभी तक आप लोग या तो सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे होंगे या थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे होंगे या फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि भैया डिप्लोमा टू डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, सिर्फ डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, और पास आउट स्टूडेंट्स भी होंगे। नाउ अभी तक आप लोग क्या है ना, स्टूडेंट की तरह अपने को देख रहे थे कि यार हम स्टूडेंट्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बट अब आपके स्टूडेंट से ऑफिसर का ट्रांसफॉर्मेशन होने का डेट आ चुका है। नाउ जो लोग इस समय पे मेहनत कर लेंगे, दे विल ट्रांसफॉर्म देयर सेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट टू अ क्लास 2 ऑफिसर और अ क्लास 3 ऑफिसर। मतलब क्या कि जिन लोगों ने इस समय पे मेहनत कर ली ना, वो अपने आप को स्टूडेंट डिवीजन से उठा के किस में कन्वर्ट कर देंगे? क्लास 2 ऑफिसर या क्लास 3 ऑफिसर में। तो सर क्या है ये तारीख, ठीक है, क्या नया लेके आए हो, जरा फटाफट से बताओ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, आप सबके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है और कमेंट करो यार जरा, ताकि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट मुझे बराबर से फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि उनका मैं रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है, पर्सनली 1 to 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखिए आप लोग का रोड एंड बिल्डिंग का एक पेपर पोस्टपोन हुआ था, याद है आपको? पोस्टपोन हुआ था ये पेपर आपका होने वाला जनवरी में, और जनवरी में पोस्टपोन हो गया था पेपर। बच्चों को मैंने उस समय भी वीडियो लेके आया था और क्या कहा था? बेटा पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, और नियरली मार्च के एंड तक पेपर हो जाएगा। कहा था मैंने आप लोगों को यही कि भैया फरवरी में इसकी डेट आ जाएगी और मार्च के एंड तक हो जाएगा। थोड़ा डिले हो गया, मार्च में इसकी डेट आई और अप्रैल फर्स्ट वीक में ये पेपर होने वाला है। कौन सी तारीख को होने वाला है पेपर? 2 अप्रैल को पेपर होने वाला है। नाउ जिन बच्चों ने तैयारी की थी इस एग्जाम की, ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की और जो होप छोड़ चुके हैं कि भैया हमसे तो रोड एंड बिल्डिंग का पेपर निकलेगा ही नहीं, ये वीडियो पूरा आपके लिए है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनको इस समय पे क्या करना है? अपनी तैयारी को लास्ट मोमेंट पे पॉलिश करना बच गया है कि भैया अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपका तैयारी एट इट्स पीक खत्म हो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे रोड एंड बिल्डिंग के तो आपका हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आए। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो अभी इन प्रोसेस में ही है, ठीक है, उनका प्रोसेस चल ही रहा है इस पूरे एग्जाम का, तो आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कब तक? अपने पेपर तक। ठीक है, जैसे ही पेपर आपका हो जाएगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया कितना परसेंटेज आप सही करके आए, कितना गलत करके आए, उसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जो बच्चे ऐसे जो होप हार गए हैं कि भैया क्या हमसे ये R&B का क्लास 2 एग्जाम निकलेगा? 100% निकलेगा बेटा, आपसे 100% ये एग्जाम आपसे निकलेगा। सिर्फ जैसा बता रहा हूं ना उतना फॉलो करते जाना, आप 100% इस एग्जाम को क्रैक करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नाउ R&B का पेपर इतना इंपॉर्टेंट बनता क्यों है, जरा ध्यान समझिएगा। R&B का पेपर ना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि भैया यहां पे इंक्रीमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस जॉब से वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, और यार रोड एंड बिल्डिंग में जॉब करना ना अपने आप में एक प्राइड होता है। जो बच्चा नर्मदा में भी आज की डेट में, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में भी क्लास 2 ऑफिसर है ना, वो भी चाहता है कि भैया वो अपने आप को स्विच कर ले किसके अंदर? रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 ऑफिसर में। ठीक है, तो यार कंपटीशन इस एग्जाम में बहुत है, बट अगर आप पेपर देने जाएं, ठीक है, और आपको दिखेगा कि भैया सीरियसली कितना कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन आपका बहुत रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आधे बच्चे तो सेंटर तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, तो भाई कंपटीशन बहुत है और वो बहुत वाले बच्चे जिनने खूब तैयारी की है वो ये पेपर लिख के आने वाले हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस पेपर को क्रैक करने का। चलिए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या पढ़ के जाना है। आइए देखिए, इस पेपर के लिए ना टेक्निकल साइड से मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल साइड से अगर सिर्फ ये 4 से 5 सब्जेक्ट भी आप कर लेते हो ना कुल मिला के इतना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग का पेपर है तो वेटेज काफी ज्यादा है, 14% का वेटेज है।
मतलब अगर 200 मार्क्स का टेक्निकल आने वाला है तो 28 नंबर के क्वेश्चन तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से ही आने वाले हैं, तो एटलीस्ट इतना तो करके चले ही जाना। ठीक है, फिर आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स से भी आने वाला है 14% यानी 14% यहां से भी आने वाला है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है 28 मार्क्स का। ठीक है, फिर आता है भैया सर्वेइंग, सर्वेइंग में थोड़ा पढ़ने से ही बहुत मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। सर्वेइंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहां से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछेगा यहां से, तो 11% यहां से आने वाला है, मतलब 22 मार्क्स का। तो भैया 28 मार्क्स यहां से आपने अचीव कर लिए, 28 मार्क्स आपने यहां से अचीव कर लिए, लगभग 22 नंबर आपने यहां से अचीव कर लिए। ये मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर आप कम सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं तो आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। अब कम पढ़ना है ना तो ऐसा मत करना कि यार मैंने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ठीक है, तो 14 में से मेरे सिर्फ और सिर्फ 10% मार्क्स आ पा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपने लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं इसका मतलब वो लिमिटेड सब्जेक्ट में से आपको सब कुछ बनना चाहिए, अदरवाइज तो आपको फिर सब्जेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे अपने। ठीक है, नाउ अगला सब्जेक्ट आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि 10% का होता है, नियरली 20 मार्क्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज आरसीसी, अगेन 10% का यानी 20 मार्क्स का। अब अगर आप जोड़ते हो तो मोटा मोटा कितना हो गया भैया ये, ठीक है, लगभग 118 मार्क्स का तो यही हो गया, यानी आपने टेक्निकल में से 118 मार्क्स अचीव कर लिए। अब सिर्फ नॉन टेक में से अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग करके चले जाते हैं और सिर्फ करंट अफेयर भी करके चले जाते हो ना, तो भी आपके 20 से 30 मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर 30 मार्क्स इसके अंदर जुड़ गए, ये हो गया नियरली कितना, 148 मार्क्स, लगभग 150 मार्क्स के आसपास आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, आप सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई पढ़ना लिमिटेड है, पर जितना पढ़ के जा रहे हैं उतना पूरा पढ़ के जाना है, अदरवाइज तो सब्जेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप इसमें सोचते हैं कि कुछ मार्क्स हम कम भी लाए तो चलेगा, तो यहां से कुछ कम मार्क्स भी आते तो चल जाएगा, बट उसके लिए एक आध दो सब्जेक्ट आपको और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आप बफर रख के चलें। बफर का मतलब कहता है एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ के चलो, ठीक है, नेक टू नेक पढ़ के मत चलो। पता चला कोई भी अगर एक सब्जेक्ट टफ आ गया तो आपसे उस सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एक का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में लेके चलना है ताकि हमारे पास कुछ बफर हो। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, A/6 प्लस B/2 का चलता है फाइनल लिस्ट के लिए। अब ये क्या है सर, A और B क्या है, यहाँ पे A आपके प्रीलिम्स के मार्क्स हो गए। सपोज करिए कि आपने यहां से 120 नंबर उठाया होता, ठीक है, कितना, 120 नंबर आउट ऑफ 200, तो कितना मार्क्स काउंट होता भैया, 120 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाता, ये 20 नंबर आ जाता, हाँ या ना। प्लस इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। अब मान लो आपने इंटरव्यू, सपोज करो आपने 60 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 30, अब ये 30 और ये 20 मिलकर टोटल बना 50 नंबर। अब यहां से सिलेक्शन लिस्ट बनती है कि कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ है, कौन रिजेक्ट हुआ है। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ये पूरा ओवरऑल टर्म जब आप डिवाइड करते हो ना तो बहुत छोटा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है भैया जितना ज्यादा मार्क्स प्रीलिम्स में स्कोर करेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या है, हमारे हाथ में कोई सिचुएशन नहीं होती, ये इंटरव्यूअर के हाथ में कितने मार्क्स वो आपको देना चाहता है। ठीक है, बट प्रीलिम्स तो पूरा हमारे हाथ में है ना, पढ़ना हमारे हाथ में है, स्कोर करना हमारे हाथ में, तो प्रीलिम्स में जितना ज्यादा उठा पाओ उतना बेस्ट है। ठीक है, इंटरव्यू में तो जितना भी देना है वो आपके और इंटरव्यूअर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वहां से जो भी इंटरव्यू को वैलिड लगता है आपके लिए वो वहां पे आपको उतना मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर लिस्ट यहां से बनती है, इसीलिए कहता हूं प्रीलिम्स में ज्यादा मार्क्स उठाइए। प्रीलिम्स से जितना ज्यादा मार्क्स उठाओगे उतना आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा फर्ज आपको बनता है कि भैया आगे आने वाली वैकेंसीज के बारे में ही बताऊं, क्योंकि भैया आपको अगर स्टूडेंट से साहब में ट्रांसफर होना है, यानी स्टूडेंट टू ऑफिसर के डिवीजन में आपको ट्रांसफर होना है, तो आपको करना क्या भैया, एग्जाम देके पेपर निकालना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने 2 अप्रैल वाले रोड एंड बिल्डिंग का फॉर्म भरा था क्लास 2 ऑफिसर का, वो तो यहीं पे पहला ऑप्शन उनके पास है कि भैया पेपर दीजिए और अपने आप को सिलेक्ट करवा लीजिए एग्जाम में। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं और जो बच्चों ने अभी तक फॉर्म वॉर्म नहीं भरा भाई, उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज आई हैं, कुछ नहीं काफी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वैकेंसीज बताने जा रहा हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, कुछ नई वैकेंसीज बताऊंगा जो अभी तक आप लोगों को किसी ने भी शो नहीं किया है। आइए देखते हैं कि करके सारी वैकेंसीज को ऑफिशियल साइट से लाया हूं, इसीलिए बता रहा हूं आपको ये। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी जो आपके लिए आई है भैया वो आई है नर्मदा एंड कल्सर में असिस्टेंट इंजीनियर की 100 वैकेंसी। ये कौन बच्चा दे सकता है,
ये D2D का बच्चा भी दे सकता है, ये सिर्फ डिग्री वाले स्टूडेंट भी दे सकता है, और पास आउट स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे दे सकते हैं इस एग्जाम को, तो यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है आपके लिए। 100 सीट्स है, आपको तो एक ही पे सिलेक्ट होना है। फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है? 15 अगस्त इसका एक्सपेक्टेड डेट आया है। 15 अगस्त को भैया फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम है आपका 26 नवंबर को। तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी यहां पे भी आती है कि भैया आप अपने आप को स्टूडेंट से ऑफिसर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? 26 नवंबर को। फिर आपका रिजल्ट आएगा फेब में 2024, और मई में आपका क्या हो जाएगा भैया? इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा मई में, और नियरली 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अगर सब कुछ सही चलता है सिचुएशन, तो 4 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी नर्मदा एंड कल्चर की क्लास 2 की जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, 100 वैकेंसी। नाउ असिस्टेंट इंजीनियर जीएमसी के अंदर भी भैया वैकेंसीज आई हैं। कितनी? 7 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। नया कैलेंडर अपडेट हुआ है ये। नाउ फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है? 15 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एग्जाम डेट कब रहेगी? 21 जनवरी की एग्जाम डेट रहने वाली है इसकी, मतलब अगले साल। तो भैया अभी से जो बच्चा तैयारी करेगा ना, वही अगले साल तक इस पेपर को निकाल पाएगा। देखिए लोग बोलते हैं ना कि 3 महीने में तैयारी हो जाती, 4 महीने में, 5 महीने में तैयारी हो जाती जीपीएससी की। बिल्कुल नहीं हो सकती यार, पॉसिबल ही नहीं है होना यार। 13 सब्जेक्ट टेक्निकल हैं आपके, 13 सब्जेक्ट टेक्निकल हैं आपके, और लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के हो जाते हैं, ठीक है। मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूं, ठीक। अब अगर आप ढंग से आपने तो देखा ही हुआ है अपने सेमेस्टर्स में कि आप कितना टाइम देते थे एक सब्जेक्ट को। आप एक सब्जेक्ट को लगभग 6 महीने देते थे, एक सेमेस्टर पूरा। कई बार फ्लूइड मैकेनिक्स 1, फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के नाम से आता था, तो पूरा 1 साल लग जाता था एक सब्जेक्ट को पढ़ने में। ना मैं बोलता हूं अगर गिरे से गिरे हालत में भी, मतलब एकदम वर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है, आपको रोज 8 घंटे पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर 20 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म होता है, 20 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 20 डेज में, चलो 20 डेज पर सब्जेक्ट नहीं लेके कितना ले लें, 15 डेज लेते हैं, तो भी लगभग 195 डेज के आसपास तो यहां आ गए, ठीक है। 195 डेज के आसपास तो यहां आ गए, और लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो मैं अगर पकड़ता हूं कि भैया 10-10 दिन भी पर सब्जेक्ट देते हो, तो भी यहाँ पे कितने हो गए? 90 दिन तो यहाँ हो गए, ठीक है। टोटल मिला लेते हो आप, कहीं ना कहीं कितना जाता है भैया? 200, तब भी कितना गया भैया? 285 दिन के आसपास जा रहा है। कितना? 285 डेज के आसपास तब भी जा रहा है। अब अगर 285 को आप 30 डेज के हिसाब से भी डिवाइड करते हो कि भैया एक महीने में 30 ही दिन है हमारे पास, ठीक है, तब भी कितना आ जाता है भैया? लगभग 9 महीने से ज्यादा निकल के आता है, 9 मंथ से ज्यादा निकल के आता है। मतलब किसी भी हालात में 3 महीने और 6 महीने में तो कोर्स हो ही नहीं सकता भैया आपका, ठीक है। क्लास 2 का वैकेंसी और क्लास 3 के लिए तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। कितने में भैया? 6 महीने में या 3 महीने में। पूरा 1 साल का आप कोर्स करें, कारण उसका 9 महीने के लिए आप तो रेगुलर कोर्स में पढ़ रहे हैं। अभी आपने रिवीजन कब करना है, आपको टेस्ट कब देना है, ठीक है, आपको असाइनमेंट कब सॉल्व करने हैं, आपको मॉक पेपर कब लगाने हैं, तो इन सब के लिए एक्स्ट्रा 3 मंथ्स में लेके चलता हूं। तो 12 मंथ्स का एक प्रोग्राम होता है। अगर इतना करते हो तो आपको कुछ एग्जाम में सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया मिलेगा। मैं जनरली चेक करता हूं कि बच्चा ना क्या बोलता है कि भैया एग्जाम के लिए, कि भैया जीपीएससी एग्जाम कैसे निकल सकता है। तो लोग बोलते हैं यार 3 महीने के लिए लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की, 6 महीने के लिए ज्वाइन की, ठीक है, उसमें कुछ लोग मोटिवेशन ही करते रह गए, कुछ लोग कुछ पढ़ाते रह गए, ठीक है, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। ये बात सही भी है, ये बात सही भी है। कई बार तो लोगों ने सिर्फ पैसा लेके पढ़ा दिया बच्चों को, पढ़ाया भी क्या है वो बच्चा ही जानता है, ठीक है। पूरा 6 महीना 3 महीने का फीस लिया और उसमें कुछ भी सिलेक्शन बच्चे का नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं एक रेगुलर कोर्स में जाइए जहां पे आपको प्रॉपर मेंटरिंग मिले, सब कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, और उसके बाद आप क्लास 2 एग्जाम में बैठिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। नाउ एक और चांस उन बच्चों के लिए है जो D2D से आए हैं, डिप्लोमा टू डिग्री, ठीक है। क्यों? जीएमसी में आपके लिए 11 वैकेंसीज आई हुई हैं, 11 वैकेंसीज, ठीक है। नाउ इसका फॉर्म फिलिंग का डेट कब का है बेटा? 15 नवंबर का है, और एग्जाम डेट कब है? 28 जनवरी को, और सीधा आपका रिजल्ट आएगा मई 2024 में, ठीक है। तो मई 2024 तक आप ऑफिसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ फायदा क्या है भैया D2D के स्टूडेंट को? यहां पे इस एग्जाम को देखो, अगर आप डिप्लोमा करते हो ना, सिर्फ डिप्लोमा, तो आपको एट एन एवरेज सैलरी कितनी मिलेगी ज्वाइन करते वक्त? लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास की आपकी नौकरी लगेगी। आप कोई बोलेगा सर 50,000 की लग जाएगी, तो क्या 50,000 सारे बच्चों की लग जाती है जो डिप्लोमा कंप्लीट करके जाते हैं? बताइए मुझे। नहीं ना। तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेज क्या होता है? जिनकी लगी जिनकी नहीं लगी सबका मिला के एवरेज निकल के आया कि भैया 15 से 20,000 की नौकरी लगती है बच्चों की डिप्लोमा करने के बाद। ना अगर आप क्लास 3 का एग्जाम लिखते हैं, लगभग 38,000 से आपकी सैलरी बेसिक पे आपका इतने से स्टार्ट होता है, और बाकी सारे अलाउंसेस जोड़ दिया जाए तो लगभग आप क्रॉस करते हैं 45 के अबव,
45K के अबाउ जाते हैं आप सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है बेटा, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। इसके बाद ग्रोथ कितना करना है वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कहां पे ये सैलरी थी प्राइवेट में, ठीक है, और कहां ये सैलरी है आपके पास गवर्नमेंट जॉब में। दूसरा, आपका फ्यूचर सिक्योर है, क्यों, यहां से कभी भी आपको जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी होगी ही नहीं, ठीक है। जॉब को लेकर कभी भी इनसिक्योरिटी होगी नहीं गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में तो ये हमेशा है भैया, पता चला अभी कोविड जैसी सिचुएशन फिर से आ गई, फिर से निकाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहां पे टाइम आवर्स फिक्स्ड हैं कि भैया 8 घंटे की जॉब है, यहां टाइम आवर फिक्स नहीं है भैया। पता चला स्लैब कास्टिंग होने लग गई तो आपका पूरा रात भी चले गया उस साइट पे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास प्राइवेट जॉब के अंदर, मेरे को तो कभी भी पसंद नहीं है भाई बच्चों के लिए प्राइवेट जॉब जहां पे 15 से 20 हजार की सैलरी मिले, ठीक है। लोग बोलते हैं 15-20 हजार बहुत होता है, मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आपकी सैलरी लगभग 45K के ऊपर नहीं है ना, तो फिर बेकार है, फिर तो बेकार है सिविल इंजीनियरिंग करना। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब आती है यार, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब सिविल में आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है। कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है उसके अगला वीडियो बना दूंगा उसके लिए, कि कौन कौन से स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग के, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी, जिनको वीडियोस चाहिए कि भैया क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, वो जरा कमेंट करेंगे सर अगले वीडियो में जरा हमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बता दीजिए एक बार, ठीक है। और किस नए टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आइए ना, कुछ नई वैकेंसीज और आई हैं, ठीक है, जरा उनके बारे में भी देख लें। ये अभी अपडेट हुआ है, ठीक है, अभी अपडेट हुआ है। 100% इसके भी फॉर्म आने वाले हैं, 100%। किसके अंदर, नर्मदा एंड कल्चर में, ठीक है। 400 की वैकेंसी अपडेट हुई है वर्क असिस्टेंट की, मतलब क्लास 3 की। अगेन क्लास 3 की 400 वैकेंसीज अपडेट हुई हैं नर्मदा एंड कल्चर के अंदर, जो कि आना तय है, ठीक है। फिर भैया एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, अगेन क्लास 3, ठीक है, किसके अंदर, नर्मदा एंड कल्चर के अंदर। कितनी वैकेंसीज है बेटा, 85 वैकेंसीज आई हैं, 85 वैकेंसीज। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल के लिए भी आ गया भैया, ठीक है, कितना, ये रहा एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आ गई है, किसके अंदर, नर्मदा के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपके पास हो गया। सिविल के लिए वीडियो था, मैकेनिकल वालों को भी बता दिया कितनी वैकेंसीज आई हैं। देखो अगली वैकेंसी जो सिविल की लाई है वो महसूल विभाग में आई है भैया, किसकी, सर्वेयर की। कितनी वैकेंसीज आई हैं बेटा, तो 817 वैकेंसीज आई हैं, 817 वैकेंसीज, ठीक है। अगेन महसूल विभाग में ही आपका सीनियर सर्वेयर की वैकेंसीज आई हैं। कितनी वैकेंसीज आई हैं, ये नियरली 57 वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर ओवरऑल देखते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं, तो अगर आप जोड़ते हैं 400 प्लस 85 प्लस 817 प्लस 57, तो ये निकल के आती है 1359 वैकेंसीज ओवरऑल। लगभग 1350 वैकेंसीज आई हैं। 1350 वैकेंसी हो गई, लगभग 300 वैकेंसी पुरानी वाली हमारी, तो मिला कि कहीं ना कहीं एक आपका 1700 का आंकड़ा बनता है। 1650 बन रहा है, मैं 1700 का राउंड ऑफ पकड़ के चलता हूँ, 1700 का एक आंकड़ा बनता है कि 1700 वैकेंसीज के आसपास आई हैं। और वैकेंसीज आने वाली, देखो मैंने आप लोग कमिट किया था कि और वैकेंसीज इस कैलेंडर ईयर में आने वाली हैं। लगभग अभी भी 1300 वैकेंसीज के आसपास का बचा हुआ है, ठीक है। ये आ गई है D2D के लिए, ठीक है, डिप्लोमा टू डिग्री वालों के लिए, और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, ये वाली सारी की सारी, ठीक है। बाकी जो अभी आने वाली वैकेंसीज किसके लिए, डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने आपको पहले दिखाई नर्मदा वाली वैकेंसीज, जो मैंने आपको ये वाली वैकेंसीज दिखाई हैं, असिस्टेंट इंजीनियर 7 वैकेंसी, ठीक है। फिर मैंने आपको दिखाया असिस्टेंट इंजीनियर 100 वैकेंसी, ये सारी आई हैं किसके लिए, डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए। तो नियरली डिग्री और डिप्लोमा दोनों के स्टूडेंट्स के लिए आ गई, और डिप्लोमा टू डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी आ गई हैं। और वैकेंसी आने वाली है डिग्री वालों के लिए, लगभग 1300 वैकेंसीज और आने वाली है। तो थोड़ा सा संयम रखें, इस साल के एंड तक वैकेंसीज आ जाएंगी। पर पढ़ना कब शुरू करना है, जब एग्जाम की डेट आ जाए उसके बाद से नहीं, ठीक है। एक साल पहले तैयारी करो, वैकेंसीज आने वाली है, बिलीव करो मेरे पे, ठीक है। आपको जब जब बताया कि वैकेंसीज आने वाली तब तक वैकेंसीज आई हैं, तो बिलीव करिए मेरे पे, आपको वैकेंसी मिलेगी, 100% वैकेंसी मिलने वाली है आपको, ठीक है। आप अपनी तैयारी को एकदम पीक लेवल पे रखिए, ठीक है। जो बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है, जो ये वेट कर रहे हैं कि हम जब पहुंचेंगे भैया फाइनल ईयर में तब हम तैयारी शुरू करेंगे, आप बहुत गलत थिंकिंग में जी रहे हैं, ठीक है। आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप अपने प्री फाइनल ईयर में, मतलब अपने 3rd ईयर में ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। क्यों 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम ऑफ 2 इयर्स, आपको एक मौका मिलेगा 2 साल का, जहां पे आप आराम से मेहनत करेंगे, ठीक है, और फिर आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। पर किसी बच्चे ने, देखो 1 साल जो मैं बोल रहा हूं ना, वो उन बच्चों के लिए जो बच्चा थोड़ा बहुत अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा हुआ है, जिसको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट की नॉलेज है। जो बच्चा ऐसा जिसको कुछ भी नहीं बनता, बहुत वीक है पढ़ने में, ठीक है, वो बच्चा 2 साल का कम से कम एक कोर्स लेना चाहिए आपको, जहां पे आप अपने आप को एक बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग में डालें और बहुत अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करके उस एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है। तो जनरली मेरा प्लान होता है कि भैया 3rd ईयर में बच्चा
स्टार्ट करें प्रिपरेशन अपनी, ठीक है। थर्ड ईयर क्लियर करते 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 आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी 1 साल की। इसके बाद आपका फाइनल ईयर में आएगा इंटर्नशिप आएंगी आपकी, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट आएगा फाइनल ईयर में, तो वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे मना नहीं करता हूं कि मत करो, बट वो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो वहां पे आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, हाँ प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा। तो जब आप 2 साल के प्रोग्राम में आते हैं तो ये आपको फायदा मिलता है, ठीक है। नाउ वो बच्चे जो फाइनल ईयर में जिनका अभी तक कोई जॉब नहीं लगा, कैंपस में बैठे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आपने इंटर्नशिप वगैरह खत्म कर ली, अब तो वैसे भी कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि भैया 6 महीने बाद हमारे पास कुछ बचना भी नहीं है, हम बेरोजगार ही रहने वाले हैं। तो भैया जब आपके पास इतना अच्छा रोजगार का मीडियम है जीपीएससी के थ्रू, तो इस पर क्यों नहीं टारगेट करते हो भाई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो बेटा, ठीक है। जब इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है आपको, सैलरी पैकेज हाई है, इंक्रीमेंट हर साल है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी है, ठीक है, खुद के स्टेट में जॉब है, ठीक है, ये सारे फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है, फिर भी हम नहीं करना चाहते। मतलब अब क्या चाहते हो भैया? गवर्नमेंट आके आपको बोले चलो कल से ज्वाइनिंग करो सीधा, ये चाहते हो क्या? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्यों बोलो ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है? देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइव एग्जाम्पल्स के तौर पे आपने दशरथ मांझी का सुना होगा नाम, ठीक है। अगर दशरथ मांझी ने सोचा होता कि भाई ये पहाड़ टूट ही नहीं सकता, तो कभी भी वो पहाड़ को तोड़ के वो रास्ता बना ही नहीं पाते। ये तो सब थिंकिंग की बात है। देखो पेपर में ना 2 ही चीजें काम करती हैं, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना चल रहा है आपका, ठीक है, और दूसरा सेल्फ बिलीफ। ये 2 चीजें ही पेपर में आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता, आपने कितने साल की प्रिपरेशन की ये भी मैटर नहीं करती, क्योंकि ये सब तो सभी कर रहे हैं ना। एग्जामिनेशन रूम में आके फियर किसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, किसका कॉन्फिडेंस बना रहा, किसको अपने आप पे यकीन था कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं सही सॉल्व कर रहा हूं, वही बच्चा पेपर निकाल पाता है। तो सेल्फ बिलीफ होना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। तो दशरथ मांझी ने अपने आप पे बिलीव किया कि भाई मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, और तोड़ के एक रास्ता निकाल दिया वहां से। सेम चीज तुम्हारे लिए पहाड़ क्या है? सबसे पहले वो थिंकिंग कि क्या मेरे से ये एग्जाम निकलने वाला है, 100% निकलेगा, 100% निकलेगा, पर क्या उसके लिए प्रिपरेशन करने का समय आज सही है? आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आज से प्रिपरेशन करूं, आज से 6 महीने बाद प्रिपरेशन करूं, ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करूं, या कैसे प्रिपरेशन करूं? देखिए इस सब का आंसर आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप पे छोड़ता हूं कि क्या करना है आपको, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन आपको छोड़ता हूं आपके ऊपर कि आप इसका आंसर खुद ढूंढिए कि कब से प्रिपरेशन करना सही रहेगा। बट जितना मैं जानता हूं, जिन्होंने भी ड्रॉप लिया है, जिन बच्चों ने भी, वो ड्रॉप के बाद ना सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अगर ड्रॉप लिया किसी ने तो वहां पे सक्सेस रेशियो सीधा कम हो जाता है। 90% बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, 10% वो होते हैं जो एक्सेप्शनली स्ट्रांग बच्चे होते हैं, वही निकाल पाते हैं ड्रॉप लेने के बाद पेपर, ठीक है। तो ड्रॉप लेना एक यहाँ पे सही तरीका नहीं है इस एग्जाम के लिए। डन, ठीक है भाई। तुम भगवान भरोसे मत बैठो कि भगवान हमें रास्ता दिखाएगा, हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, ठीक है, कि तुम कुछ करोगे तो वो तुम्हें कुछ दे पाएगा, ठीक है। तो काम करने पे विश्वास रखो, फल तो मिलना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।